गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। बच्चों, मैंने कल आपको मैथमेटिक्स के सिलेबस को विधिवत बोर्ड के निर्देशानुसार जो भी बताया गया 16 चैप्टर में डिवाइड किया गया उसका डिटेशन मैंने कल आपको समझा दिया। आज हम बात करेंगे चैप्टर नंबर 2। इसमें अभी जो चैप्टर नंबर 1 है संयुक्त फलक, जिसमें आप पढ़ चुके हैं संबंध और फलन। 11th क्लास प्रीवियस क्लासेस में आपको मैंने संबंध और फलन को पढ़ाया है, उसी से रिलेटेड है, परंतु उस चैप्टर को मैं इसके बाद पढ़ाऊंगा, अन्यथा आपको ही थोड़ा कम समझ में आएगा। इसलिए मैंने ये ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन से जोड़ करके इसको हम प्रतिलोम वृत्तीय फलन, इनवर्स सर्कुलर फंक्शन और इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस कहते हैं। ठीक है, शॉर्टकट में इसे आईटीएफ के नाम से भी जानते हैं। तो हम बात करेंगे बच्चों, सबसे पहले आईटीएफ में बात आती है ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन। जैसा कि आप जानते हो ट्रिगो फंक्शन, तो ट्रिगो फंक्शन क्या होते हैं? त्रिकोणमितीय फलन। तो त्रिकोणमितीय फलन सबसे पहले हम बात करेंगे, अगर हमें इसके इनवर्स की वैल्यू को पता करना है तो उसके ट्रिगो फंक्शन पे जाना पड़ेगा। तो ट्रिगो फंक्शंस क्या होते हैं ये हम प्रीवियस ईयर में सीख के आए क्लास 11। तो क्लास 11 की अगर बात करें तो जो ट्रिगो फंक्शंस होते हैं, पहले तो हम बात करेंगे टी रेशियो की। किसकी बात करेंगे? टी रेशियो की। तो टी रेशियो और टी फंक्शन में क्या अंतर होता है? दैट इज डिफाइंड बिटवीन ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज एंड ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन। तो दोनों में जो डिफरेंस है वो पहले हम क्लियर कर दें, उसके बाद हम आएंगे चैप्टर पर, और प्रतिलोम की बात तो बहुत बाद में आएगी। तो सबसे पहले टी रेशियो, जैसा कि आप जानते हैं साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा एंड कोसेक थीटा। आपने टी रेशियो जो पढ़े थे 10th क्लास के अंदर और 11th के अंदर, उसको हमने 11th क्लास में थोड़ा सा कन्वर्ट किया था ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस पर। तो ट्रिगोनोमेट्रिक जो फंक्शंस हैं sin x, cos x, tan x, cot x, sec x एंड cosec x, यानी कि ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो और ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस में क्या डिफरेंसेस होते हैं, पहले आप वो समझें। तो रेशियो और जो फंक्शंस हैं सेम थिंग है, कोई अलग बात नहीं है, क्योंकि कोई भी फंक्शन जो है, अगर हम x की वैल्यू लें, फंक्शन क्या होता है? इससे पहले वाले चैप्टर में आपने पढ़ा फंक्शन, बहुत सारे कनेक्टिविटी 10th के अंदर होती है बच्चों, इस बात का विशेष ध्यान रखना। फलन सभी बच्चे जानते हैं, मैंने फंक्शन बहुत अच्छी तरह आपको सेकंड चैप्टर में पढ़ाया 11th क्लास के अंदर। तो हम बात कर रहे हैं कि फंक्शन बना कैसे। तो ये जो फंक्शन बना है उसकी बात कर लेते हैं। मान लीजिए हमने x की वैल्यू 45 ले ली, हमने x की वैल्यू 60 ले ली, तो फंक्शन ऑफ x यानी कि 45 से sin 45, और sin 45 की वैल्यू कितनी हो गई? 1/√2, और फंक्शन ऑफ x sin 60 की वैल्यू की बात करें तो 60 की वैल्यू हो गई √3/2। दैट क्लियर? तो बेटा अगर हम बात कर रहे हैं कि x की यानी कि x की वैल्यू अलग अलग लेने पर उसके फंक्शन के मान भी डिफरेंट प्राप्त होते हैं। तो दैट इज द वेन डायग्राम में देखते हैं, तो हमने जब 45 ली मींस π/4 और 60 ली तो π/3, और इसकी वैल्यू क्या आई? 1/√2, और इसकी वैल्यू क्या आई? √3/2। तो इट मींस फंक्शन हमारा क्या कहता है? फंक्शन हमारा ये कहता है कि यदि मान लीजिए ये दो वैल्यू, ठीक है ना, और यहां पर एक सिंगल वैल्यू है, तो ये जो दो एलिमेंट्स हैं क्या कर सकते हैं? इधर अगर सेट ए, मान लीजिए ये सेट ए है और ये सेट बी है, दिया फंक्शन कैसे? ये मान लीजिए वैल्यू है 1 और ये वैल्यू है 1 और ये वैल्यू है 2 और ये है 1 a, तो क्या हुआ? 1 भी इसकी इमेज बना रहा है और 2 की भी इमेज क्या है? a। तो दैट इज, आप क्या कहेंगे
कि क्या ये फंक्शन है, क्या ये फंक्शन है। तो सबसे पहले हम आपको एक और एग्जांपल देते हैं बढ़िया सा, जिसमें हमने कहा ये 1 पॉइंट है और ये 2 वैल्यूज हैं। अगर सेट A का प्रत्येक अवयव, ठीक है, इसको कह दो 1 और 2 सपोज, ठीक है ना, ये A। तो सेट A का प्रत्येक अवयव सेट B के एक और केवल एक अवयव से ही प्रतिबिंबित होता है तो वो फंक्शन है, अदरवाइज वो फंक्शन नहीं होगा। तो समुच्चय A का प्रत्येक अवयव समुच्चय B के एक और केवल एक, तो क्या हुआ। तो यहां पे ध्यान से देखें, मैंने आपको उदाहरण दिया था बाप और बेटे का दिया था। तो यहां पर क्या हुआ कि यहां पर A जो है वो 1 से भी क्या कर रहा है, कनेक्ट हो रहा है, और 2 से भी कनेक्ट हो रहा है। तो इसका मतलब क्या हुआ, ये फंक्शन नहीं होगा, बट ये फंक्शन होगा। क्यों होगा, क्योंकि 1 जो है वो A को भी जानता है और 2 जो है वो भी। तो मैंने क्या बोला, समुच्चय A का प्रत्येक अवयव, समुच्चय A का ईच एलिमेंट, है ना, समुच्चय B के एक और केवल। तो 1 अगर A को जानता है और 2 भी A को जानता है, तो इसमें क्या बड़ी बात है, कोई दिक्कत नहीं। जैसे आप मुझे भी जानते हो, ठीक है, आप और टीचर्स को भी जानते हो। तो दीज आर फंक्शंस बट इट इज नॉट फंक्शन, मतलब ये फलन नहीं होगा और ये फलन होगा, वो शुद्ध भाषा में समझ लें। तो यहां पर हम क्या कहना चाहते हैं, ऐसा हो सकता है कि रियल नंबर्स के अंतर्गत बहुत सारी ऐसी वैल्यू हो, 0, 1, है ना, -1, -2 ऐसे करके 1, 2, 3, ठीक है, और यहां पर बहुत सारी वैल्यू हो। तो इनमें से हो सकता है कि कोई 2 वैल्यू एक ही को बिलोंग कर रही है। जैसे एक और उदाहरण मेरे दिमाग में आ रहा है, sin π/2 का मान कितना होता है, 1, और sin 5π/2 का मान भी कितना होता है, 1। तो इसका मीन्स क्या हुआ, इट मीन्स फंक्शन ऑफ x1 इक्वल टू फंक्शन ऑफ x2। तो दीज आर, इसका वैल्यू हो गई 8। तो यहां पर x1 डज नॉट इक्वल x2। तो इस बात को भी हम कह सकते हैं। लेकिन ये कौन कौन सा फंक्शन है, 1 1, कौन कौन सा, 1 1 मैपिंग, इसको कहते हैं 1 1 मैपिंग। क्यों है 1 1, नहीं है 1 1, नॉट 1 1, क्यों नहीं है, क्योंकि f of x1 इक्वल टू f of x2 इक्वल टू 1, बट x1 बराबर नहीं है x2 के, इसलिए ये कैसा फंक्शन हो गया, मैनी वन फंक्शन। क्योंकि 2 वैल्यू पर आप देखेंगे ध्यान से, ये देखिए 2 वैल्यू पर इसका क्या हुआ, ये एक ही वैल्यू दे रहा है। इसका मतलब फंक्शन तो है परंतु ये क्या नहीं है, 1 1 नहीं है। तो हम बात कर रहे थे फंक्शन की। तो बेटा यहां पर क्या होता है कि समुच्चय A का प्रत्येक अवयव समुच्चय B के एक और केवल एक अर्थात अद्वितीय अवयव से ही प्रतिबिंबित होता है, फलन कहलाता है। इसलिए दीज आर, ये जितने भी होते हैं जो रेशियो और ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस हैं, ये आर सेम माने जाते हैं। इसलिए 11वीं क्लास के अंदर जब मैंने आपको पढ़ाया था तो बताया था कि ये जो है वो समान माने जाएंगे। तो आज से आप एक चीज तो जान ही लें, जो रेशियो है और ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस हैं, दीज आर सेम, ठीक है। तो इसकी बात हमने कर ली है, चर्चा कर ली है। अब हम बात करेंगे कि ये फंक्शंस जो है ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस हैं, उनके डोमेन और रेंज के बारे में, ठीक है ना। तो आप ध्यान से समझें, सबसे पहले ये क्लियर करना जरूरी था कि आपके दिमाग में यही खतरनाक बात है कि आप यही सोचते रहते हैं कि रेशियो में और फंक्शंस में कोई डिफरेंस है। कोई डिफरेंस नहीं, मैंने 11th में करा दिया था और अब फिर मैंने क्लियर कर दिया, अब मत भूलना, ठीक है। तो दोनों की वैल्यू लगभग सेम मानी गई है, लगभग नहीं है ही। तो अब हम बात करेंगे इनके, ये तो हो गए फंक्शन, फलन, ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन, और यहां पर मैं एक टेबल बना रहा हूं बच्चों, उसको ध्यान से देखना है ना। ये हो जाएगा डोमेन, प्राम, क्या बोलते हैं, प्राम, और यहां हम बात करते हैं परिसर, ठीक है। तो ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस का जो प्रांत होता है वो क्या होता है, कैपिटल आर। आर का मतलब जानते हो, माइनस अनंत से अनंत। कौन सा, ओपन
ठीक है। और cosx का भी जो प्रांत डोमेन होता है वो भी R होता है। दैट क्लियर? यानी कि डोमेन क्या होता है मैं आपको याद दिला दूं, क्योंकि इस चैप्टर के अंदर यदि 11th क्लास का ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस आपका तैयार है तो आपको कतई दिक्कत आने वाली नहीं है। लेकिन अगर वो तैयार नहीं है तो बेटा यहाँ पर विलोम पढ़ने के साथ साथ पूरा अवकल गणित भी दिक्कत में आ जाएगा। तो इसलिए मैं फिर कह रहा हूं, समय है, कोविड-19 में बैठे हो, घर पे बैठे हो, तो आप ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन जो मैंने 1.5 महीने लगभग 45 दिन पढ़ाया क्लास के अंदर, उसको आप घर पे अध्ययन अवश्य करें। तो यहां हम बात करते हैं कि sin x जो है उसका जो डोमेन है वो -अनंत से लेकर के और +अनंत। कुछ बच्चे सोच रहे होंगे कि सर ये क्या लिख देते हैं बार बार, R क्या होता है? वास्तविक संख्याओं का समुच्चय। सबसे पहले दिन की क्लास में मैंने आपको उस रूम में पढ़ाया था, बड़े वाले में, ठीक है? तो मैं ध्यान हो ना हो मुझे तो रहता ही है। अब हम बात करेंगे वास्तविक संख्याओं का समुच्चय। तो ये लाइन होती है ना बच्चों, ये -अनंत से +अनंत, -अनंत से लेकर के सारी संख्याएं इसके अंदर, चाहे वो -1 हो, चाहे -2 हो, चाहे 1/√2 हो, चाहे 1.5 हो, चाहे कोई, सारी अपरमेय और परमेय संख्याएं इसमें इंक्लूड होती हैं। परंतु मैंने लिखा है -अनंत से अनंत। इसका बच्चों अर्थ जानते हो ना? ओपन इंटरवल। क्या होता है? ओपन इंटरवल, खुला अंतराल। कितने बच्चे जानते हैं? हाथ खड़ा करेंगे। खुला अंतराल क्या होता है? यानी कि जो मैंने बताया था, ये जो अगर खुला अंतराल है तो इनके लास्ट जो पॉइंट होते हैं वो उसमें शामिल नहीं होते हैं, केवल यहां से यहां तक आने वाली संख्याएं ही इस अंतराल में इंक्लूड की जाती है। अब कोई दिक्कत? नो। बहुत बढ़िया। और बच्चों हम बात करेंगे इसके परिसर की, तो इसका जो परिसर होता है वो -1 to 1। कौन सा अंतराल है? क्लोज। कौन सा है? क्लोज, बंद अंतराल। दूसरा नाम बताओगे? समवृत्त अंतराल। कुछ बच्चे सोच रहे होंगे सर 11th पढ़ा रहे हैं कि 12th है, अब तो तुम्हारे समझ में आ रहा होगा कि बेटा हमने कहा था ये सब चीजें काम आने वाली हैं। और सेम इसका भी -1 to 1। तो बेटा क्लोज इंटरवल का अर्थ भी बता दें हम आपको एक बार फिर से, बंद अंतराल, है ना? भूलना मत आज के बाद जो चीजें स्टार्ट हो रही हैं। मेन चीज होती है मैथमेटिक्स के अंदर, अगर पीछे की मेमोरी में अगर आपको याद है सब चीजें तो बहुत शानदार गणित चलेगी। तो इसका अंतर समझ लें, जैसे 1 to 5 लिखा है, इसका मतलब अगर ये क्लोज इंटरवल लग रहा है तो 1 और 5 सारी वैल्यू हमने लिख दिया x बिलोंग्स टू, तो इसका मतलब x इज ग्रेटर देन एंड इक्वल 1 और लेस देन एंड इक्वल 5। अगर मैं इसी को ऐसे लिख दूं तो इसका मतलब क्या हुआ? x इज ग्रेटर देन 1 और लेस देन 5। x का मान 1 से बड़ा और 5 से छोटा हो, 1 और 5 शामिल नहीं है, लेकिन हमने लिख दिया x का मान 1 से बड़ा और 1 के बराबर, तो 1 शामिल है और 5 भी शामिल है। दैट इज द क्लोज्ड इंटरवल और दैट इज द ओपन इंटरवल। दैट इज क्लियर? चले आगे बच्चों, बात करते हैं बच्चों tan x, दैट इज sin x अपॉन cos x। sin x अपॉन cos x, where cos x does not equal 0। अगर हम देखें तो इसका अर्थ क्या हुआ? cos x यदि 0 के बराबर नहीं है दैट इज डिफाइंड, और यदि ये 0 के बराबर है तो डज नॉट डिफाइंड। दैट क्लियर? यानी कि ये परिभाषित केवल तभी हो सकता है जब cos x 0 ना हो। तो आपको पता होना चाहिए cos x किन किन बिंदुओं पर शून्य होता है बच्चों। तो cos x जिन जिन बिंदुओं पर शून्य होता है उसका हमने आपको व्यापक हल 11th क्लास के अंदर लिखा रखा है। कितने बच्चे बताएंगे? भूल गए हो? ये भी भूल जाओ निश्चित तौर पर, है ना? तो भूलना नहीं है, ये खास बात है। तो 2n+1 मैं लिखता चल रहा हूं और आप अपनी कॉपी में जो मैंने पिछली साल लिखाया है बच्चों उसको देखते चलना है ना, और तुम एहसास जरूर करते रहना। तो n belongs to z, ओके। r - 2n+1 π/2 cos x का जो व्यापक हल होता है 0 के लिए 2n+1 π/2 में रख के दिखा देता हूं। n का मान मान लीजिए आपने 0 ले लिया, क्या ले लिया? 0, तो ये 0 हो गया।
1 हो गया। और cos पाई बाई 2, cos पाई बाई 2 का मान कितना होता है 0, और sin 0 अपॉन 0 दैट इज अनडिफाइंड। नहीं sin 0 मतलब ये ले केवल cos के लिए, तो ये 0 हो गया। जब ये 0 हो गया और 0 का किसी भी संख्या में भाग देते हैं तो क्या होता है अपरिभाषित, अनंत होता है। ओके, तो जिन जिन बिंदुओं पर ये cos शून्य होगा वे सभी किसमें से निकाल दिए जाए r में से, तो r में से निकाल दिया। और इसका जो परिसर होता है वो कैपिटल R होता है। मुझे 11th का पढ़ाना पड़ रहा है दोबारा से, क्यों? क्योंकि मैंने जो चैप्टर लिया बच्चों वृत्तीय फलन ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस जुड़ा हुआ है, हम इसको आगे नहीं बढ़ा सकते जब तक क्लियर नहीं करेंगे। और बात करते हैं cot की cos x बटे sin x। ओके, और जहां sin x डज नॉट इक्वल 0, अब ऐसी वैल्यूज cot x में परिभाषित होंगी जहां sin x 0 नहीं हो, वो क्या होंगी? तो sin का क्या होता है x इक्वल टू n पाई, ये r में से निकाल लो और n बिलोंग्स टू, इसका भी कैपिटल R होता है। दैट क्लियर? ये डोमेन और टर्म, डोमेन और रेंज खेलना सीख गए ना, तो आप ये समझ गए ना मैथमेटिक्स आ गई। कंफर्म है? दैट इज 1 अपॉन cos x, ये रेसिप्रोकल फॉर्मूले हैं, याद रखेंगे। और फिर से वही बात, cos x डज नॉट इक्वल 0, सेम है और सेम नहीं, ये सेम नहीं होगा और ये सेम हो जाएगा 1 अपॉन sin x का, sin x का ये सेम होगा। ठीक है, तो यहां से हम करेंगे तो r माइनस सेम एज हो जाएगा cos का 2n प्लस 1 पाई बाई 2 और n बिलोंग्स टू z। ओके, और ये हो जाएगा 1 अपॉन sin x, 1 अपॉन sin x और sin x डज नॉट इक्वल 0, सो वी गेट r माइनस n पाई। ठीक है, x इक्वल टू लिख दे रहा हूं मैं n पाई और n बिलोंग्स टू, दैट क्लियर? और इसका जो परिसर होगा वो -1 to 1 r माइनस 1 to। आप सोच रहे होंगे सर पढ़ा तो ये रहे हैं और लिख ही रहे हैं। बेटा जब तक हमें यही नहीं पता होगा तो हम इनके ग्राफ कैसे क्लियर करेंगे? तो ग्राफ जो होते हैं वो इनके इनवर्स होते हैं। प्रतिलोम पढ़ाना है, हमें क्या पढ़ाना है? इनका प्रतिलोम पढ़ाना। और प्रतिलोम पढ़ाने के लिए साइन और साइन cos tan cot sec cosec के डोमेन और रेंज पता होना आवश्यक है। नोट डाउन दिस। अच्छा, पॉज का सिस्टम नहीं है आपके यहाँ? देखो बच्चों, मैं आपको थोड़ा सा साइन का ग्राफ बता रहा हूं, ठीक है ना? थोड़ा ध्यान देना। तो जो साइन का ग्राफ है उसको आप सभी लोग ध्यान से देखेंगे, है ना? ये हमारा क्या होता है x डैश, ये हमारा क्या होता है x, और ये हमारा क्या होता है y, और ये क्या होता है y। ओके, जैसा कि आप जानते हो दिस पॉइंट इज 0 और सपोज दैट यहाँ पे हम मान लेते हैं ये पाई बाई 2 है, ये पाई है, ये 3 पाई बाई 2 है, ये 2 पाई है, ये 5 पाई बाई 2 है एंड सो। ठीक है, कोई दिक्कत की बात नहीं। ऐसे ही हम इधर चलेंगे तो ये लगभग में एक अनुमानित राशि लेके चल रहे हैं -5 बाई 2, ये आपका पाई, ये माइनस के 3 पाई बाई 2 और ये आपका हो गया कितना 2 पाई माइनस के 2 पाई और ये हो गया माइनस के 5। ओके, तो जितना आप यहाँ पर जीरो देख सकते हैं। तो अपना जो sin x का ग्राफ है और sin x का अभी मैंने आपको बताया, क्या बताया? इसका जो डोमेन है क्या लिखा था मैंने बेटा? -1 to 1, ओ रेंज, क्या लिखी थी? रेंज। तो रेंज -1 to 1 है, तो रेंज क्या होगी भाई? दैट इज वैल्यू, जब x की वैल्यू रखेंगे तो y की वैल्यू प्राप्त होगी। तो 1 लगभग में अपन लोग यहाँ पे मान लेते हैं, ठीक है, और -1 यहाँ, इससे ग्राफ थोड़ा क्लियर हो जाएगा।
तो सबसे पहले साइन जीरो टेबल याद होनी चाहिए, जो 0 से 90 तक की, कम से कम 90 तक, 120 150 नहीं है कोई बात नहीं, लेकिन कम से कम इतना याद हो। तो हम बात करेंगे किस तरीके से ये चलेगा, ठीक है। और आप चाहें तो एक लाइन ऐसे बना सकते हैं जिससे कि आपकी लाइन जो है वो क्लियर कट आ जाए, ठीक है, ऐसे भी खींच सकते हैं आप इधर भी, ठीक है, ये ठीक है। तो अब हम बात करेंगे साइन जीरो तो यही रहेगा, साइन जीरो की वैल्यू 0, तो पाई पे भी ये कितना हो गया, कोई अंतर नहीं आया, ये -1। तो साइन पाई बाई 2 साइन 90 का मान कितना होता है 1। तो बेटा ऐसे चलेगा क्या, और बीच की वैल्यू भी है, आप ये मत सोचना यहाँ कितना हो गया 30, यहाँ कितना हो गया 45, यहाँ कितना हो गया 60, और सभी की वैल्यू पर साइन जो है वो इंक्रीज करता है, क्या करता है, बढ़ता है। साइन 30 का मान 1/2, साइन 45 का मान 1/√2, साइन 60 का मान √3/2, साइन π/2 का 1। तो यहां से ये उठता हुआ ग्राफ किस तरह से आता है, ऐसे 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 आएगा, और ये देखो यहाँ पे कितनी वैल्यू प्राप्त करेगा 1, तो कर ली, ये करता हुआ आएगा, और साइन पाई क्या बन गया 0, और फिर से 3π/2 साइन 3π/2 का मान कितना होता है -1, कितना होता है -1, और साइन 2π फिर से क्या हो गया 0। तो बेटा इस तरीके से ये ग्राफ हो जाएगा, ठीक है। और फिर से साइन 5π/2 इसका मान कितना होगा 1, तो ये इस तरीके से ये यहां से और ऐसे, ओके। तो हमें ग्राफ जो तैयार करना है वो इस तरीके से है। अब एक अनुमानित तरीका होता है, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है, खिंच जाएगा, और इस तरह से ये आएगा, देखिए इस तरीके से, इस तरीके से ये आपका क्या हो गया साइन का ग्राफ, ठीक है। तो ये जो साइन का ग्राफ है, अगर हम बात करें इसी में थोड़ी सी बात करूंगा मैं, तो ये जो साइन का ग्राफ है, तो यहां से यहां तक हमने ये देखा कि अगर हम यहां से यहां एक लाइन पट्टी खींच लें, तो आप देखते जाइए ये क्या करेगा, ये वैल्यू, ये पॉइंट x1 मान लें, ये पॉइंट x2 मान लें, और यहां से देखो x1 पर इसकी वैल्यू कितनी है 1, और x2 पर भी इसकी वैल्यू कितनी है 1। और जब ऐसा होगा तो दिस फंक्शन डज नॉट बाइजेक्टिव, अर्थात ये 1 1 नहीं होगा। अर्थात हम ये कह सकते हैं कि किसी भी जो प्रतिलोम फलन की बात कर रहे थे, तो sin x का ग्राफ जब हमने खींचा तो हमने इसी से डिसीजन लिया कि क्या sin x बाइजेक्टिव है, क्या cos x बाइजेक्टिव है, क्या tan x बाइजेक्टिव है, मींस एकेकी आच्छादक है या नहीं है। तो बेटा अब हम जो बात कर रहे हैं, मुद्दा यहां से शुरू होगा, किस चीज का, प्रतिलोम का। किसका शुरू होगा मुद्दा, प्रतिलोम का। तो प्रतिलोम का जो मुद्दा स्टार्ट होने वाला है, तो यहां पर सबसे पहले हमें ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस को क्या बनाना होगा, बाइजेक्टिव बनाना होगा, ठीक है। यदि कोई फलन, मैं लिख रहा हूं, यदि कोई फलन एकेकी आच्छादक अर्थात बाइजेक्टिव, क्या पढ़ते हैं, बाइजेक्टिव होता है, तभी उसके प्रतिलोम F इनवर्स का अस्तित्व होगा। लो भाई आगे मुद्दे की बात। तो मुद्दा ये है, यदि हमें किसी फंक्शन का प्रतिलोम फाइंड करना है, इनवर्स ज्ञात करना है, तो उसके लिए किसी भी फंक्शन को क्या होना चाहिए, एकेकी आच्छादक, और जो बाइजेक्टिव है, मींस अंग्रेजी इसकी लिखी हुई है, ये होना चाहिए 1 1 एंड ऑनटू मैपिंग। यदि वो ऐसा पालन नहीं करता है, 1 1 का मतलब हो गया एकेकी, और ऑनटू का मतलब हो गया आच्छादक, क्या हो गया, आच्छादक। यदि वो फंक्शन 1 1 नहीं है, यदि वो फंक्शन ऑन टू नहीं है, तो
तो वो हम कह सकते हैं कि उस फलन का इनवर्स ज्ञात नहीं किया जा सकता है। केवल एक ही कंडीशन है, यदि कोई फलन एकेकी आच्छादक होता है तभी उसके प्रतिलोम का अस्तित्व ज्ञात किया जा सकता है, अदरवाइज नहीं। तो बच्चों मैं जो कहना चाहता हूं, अब बात आती है कि सर एकेकी क्या होता है। आपने पढ़ाया तो सागर थोड़ा भूल गया हूं, कोई बात नहीं बच्चों, हम आपको बताते चल रहे हैं, थोड़ा सा ध्यान देंगे। एकेकी की डेफिनेशन कहती है f of x1 इक्वल टू f of x2 then x1 इक्वल टू x2 then x1 इक्वल टू x2। तो हम बात करेंगे और इसके अतिरिक्त भी कुछ होता है सर, यस, क्या कि यदि x1 बराबर नहीं है x2 के तो f of x1 बराबर नहीं है f of x2 के। एक ही बात है, लेकिन हम देखेंगे यदि f of x1 बराबर है f of x2 के तो x1 बराबर होना चाहिए x1 बराबर x2 के, तो हम कहेंगे कि ये 1 1 है। कैसा है? 1 1। ठीक है, तो 1 1 अगर ये 1 1 ही नहीं है तो ऑन टू चेक करने की आवश्यकता नहीं है। तो बच्चों मैं यही कहना चाहता हूं, जो मैं आपको बताने जा रहा हूं, ये जो मुद्दा चल रहा है प्रतिलोम क्या है। पहले तो मैंने आपको ट्रिगो फंक्शन के बारे में बताया, ट्रिगो फंक्शन के बारे में बताया। अब मैं जो बता रहा हूं वो इनवर्स बताना चाहता हूं, लेकिन साइन के ग्राफ से। तो मैंने कहा कि ये f of x1 बराबर हो गया f of x2 के, और इसकी वैल्यू कितनी हो गई 1, क्योंकि ये किस पे है 1 पे। सपोज दैट ये 1 मान लिया। क्यों मान लिया? अगर x1 इक्वल टू मान के चलो π/2 है, क्या है π/2, और x2 इक्वल टू 5π/2। तो अगर हम बात करें f of x1 इक्वल टू sin π/2, और sin π/2 का मान कितना हो गया 1, और f of x2 इक्वल टू sin 5π/2। अगर आपको निकालना नहीं आया तो यहाँ पाई की वैल्यू रख लेना 180 डिग्री। 180 कितना हो गया 90, 9 पंचे 45, 450, और 450 360 प्लस 90 होगा, sin 90 का मान 1। ऐसे तो आया समझ में? तो दैट इज f of x1, इससे क्लियर होता है f of x1 बराबर f of x2, बट x1 बराबर नहीं है x2 के। क्यों? π/2 बराबर हो सकता है क्या बेटा 5π/2? बोलो। तो क्या हुआ? x1 f of x1 बराबर है f of x2 के, देन वैल्यू 1, बट x1 बराबर नहीं है x2 के, तब हम क्या लिखेंगे कि ये 1 1 नहीं है, अर्थात एकेकी नहीं। इसका मतलब क्या हुआ कि साइन फलन जो है y बराबर sin x डज नॉट बाइजेक्टिव। कैसा नहीं है? बाइजेक्टिव, यानी कि एकेकी आच्छादक नहीं है, इसलिए इसका इनवर्स साइन इनवर्स x ज्ञात नहीं किया जा सकता है। इससे तो ये निष्कर्ष निकल गया। अगर हम यही ग्राफ कॉस के लिए बच्चों बनाते हैं, किसके लिए? कॉस के लिए, तो बेटा यही बात कॉस के लिए आएगी सेम टू सेम। टेन के लिए बना दे, ऑल ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस आर नॉट बाइजेक्टिव एंड गिवन डोमेन, अर्थात दिए गए प्रांत में कोई भी ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन, त्रिकोणमितीय फलन कैसे नहीं होते हैं, यानी कि बाइजेक्टिव नहीं होते हैं, एकेकी आच्छादक नहीं होते हैं, इसलिए उनका इनवर्स ज्ञात नहीं किया जा सकता है। तो बच्चों इसका मतलब क्या हुआ कि मुद्दा इज डेड। तो मुद्दा ही डेड हो गया। क्या हुआ? मुद्दा इज डेड। पढ़ क्या रहे फिर? चैप्टर का नाम क्या है? प्रतिलोम। क्या पढ़ रहे हैं? ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन। और ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन कैसे हो गए? इनवर्स ही ज्ञात नहीं किया जा सकता, तो मुद्दा इज डेड। बट आप इससे घबराए नहीं, यहां पर अब हमारा शुरू होता है प्रतिलोम त्रिकोणमिति फलन। हमें क्या करना होता है? इनके प्रांत को, आज जो मैं बता रहा हूं उसको ध्यान से समझें। जो मैंने बता दिया है sin x का ग्राफ, cos x का, इस तरीके से देखते हैं। तो यहां से हमारा चैप्टर अब स्टार्ट होगा प्रतिलोम त्रिकोणमिति फलन, क्योंकि मैं इनके प्रांतों को सीमित कर दूंगा।
यानी कि प्रतिबंधित कर दूंगा, रिस्ट्रिक्टेड कर दूंगा, अर्थात उसके पूरे प्रांत को ना लेकर के एक छोटे से प्रांत में, मतलब उसका एक स्पेन ले लूंगा, उस स्पेन के अंदर हम क्या करेंगे, उसको हम 1 and 1 की ओर आच्छादक बनाते हैं और सभी त्रिकोणोमेट्रिक फंक्शंस के साथ ऐसा ही करते हैं। जब ऐसा करते हैं तो वो फलन 1 and 1 हो जाता है, अर्थात की ओर आच्छादक बन जाता है। बनने के बाद बच्चों यही जो फंक्शंस हैं वो कैसे हो जाएंगे, यानी कि की आच्छादक हो जाएंगे और इन सभी त्रिकोणमितीय फलनों का उनके जो सीमित अंतराल में मैंने सिद्ध किया है वो सभी उनके इनवर्स यानी कि ज्ञात किए जा सकते हैं। तो आज हम आपको इतना और बता दे रहे हैं कि जो हमारे इनवर्स फंक्शन होते हैं वो भी 6 ही होते हैं, अर्थात साइन इनवर्स एक्स, कॉस इनवर्स एक्स, टेन इनवर्स एक्स, कॉट इनवर्स एक्स, सेक इनवर्स एक्स एंड कोसेक इनवर्स एक्स। अब हम आपको इसके आगे जो बताएंगे उसको आपको ध्यान से समझना होगा कि वाकई में हमने जो इनवर्स फंक्शन की बात की है, बेसिक फंडामेंटल तो मैंने पूरा प्रयास किया है बताने का कि हम किस तरीके से करेंगे। तो आज आपके लिए इतना ही बहुत है, आज आप पहले इतना पढ़ें, कल मैं आपको इनवर्स फंक्शन की पूरी कहानी और सिरे से चैप्टर स्टार्ट करूंगा। आज के लिए धन्यवाद। और सभी बच्चे ध्यान से एक बात और सुने, घर पे बैठ करके इसका जो प्रीवियस चैप्टर है यानी कि चैप्टर नंबर 3 त्रिकोणमितीय फलन, इसका विशेष रूप से अध्ययन करें, इसके सूत्रों का, संबंध फलन वाले चैप्टर का, क्योंकि ये कनेक्ट करके पढ़ेंगे तो बहुत मजा आएगा, अच्छा लगेगा और समझ में भी आएगा। ठीक है, धन्यवाद।